हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज की वीडियो में हम डेटाबेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो समझने वाले हैं। हमने अभी तक इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम इन सबको मर्ज करके एक सिंगल यूनिट की तरह समझेंगे कि एक्चुअली में डेटाबेस जो है प्रोग्रामर से लेकर के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर के एंड यूज़र तक कैसे काम करता है, डेटा कैसे प्रोसेस होता है, फिजिकल डेटा स्टोर्स के साथ ये इंटरेक्शन कैसे करते हैं, वो सब आपको इस डायग्राम के थ्रू आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूजर्स की बात करते हैं। यूजर्स को मेनली 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, एक होते हैं प्रोग्रामर्स, एक होते हैं यूजर्स। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो जो डेटाबेस को ओन करता है। मोस्ट ऑफ केसेज में ये खुद ही डेटाबेस को डिज़ाइन भी करते हैं। प्रोग्रामर्स जो इसके मेंटेनेंस के लिए होते हैं या ओवरऑल कोड डेवलपमेंट के लिए होते हैं, यानी कि ये दोनों रोल इंटरचेंज हो सकते हैं। देखिए, प्रोग्रामर्स भी डेवलप कर सकते हैं और किसी थर्ड पर्सन को या पार्टी को डायरेक्ट हैंड ओवर कर सकते हैं, वो इसके राइट्स परचेस कर सकता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है। उसके बाद में डेटाबेस के मेन कोर से रिलेटेड, कोर प्रोग्राम से रिलेटेड सारे राइट्स इसके पास आ जाते हैं। अब ये खुद चाहे तो वापस प्रोग्रामर्स को हायर कर सकता है ताकि वो डेटाबेस को मेंटेन करके रख सके। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोग्रामर्स जो कि इसको मेंटेन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो कि इसको ओन कर रहा है जिसका वो डेटाबेस है, एंड यूजर्स जो एक्चुअली में इस डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। तो हम इन तीनों यूजर्स के हिसाब से ही आगे बढ़ना शुरू करते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो यूज़ करता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के ऊपर हम वीडियोस बना चुके हैं। उसमें हमने बताया था कि एक्चुअली में डेटा को डिफाइन करने का तरीका, जैसे कि क्रिएट टेबल, एक टेबल क्रिएट करना है, तो ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के जो कमांड्स होते हैं, इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है, उसको जो है डीबीए यूज़ करता है, जहाँ से डेटाबेस स्कीमा और मैपिंग से अप्लाई की जाती है। स्कीमा यानी कि डेटाबेस का लुक कैसा रहेगा, टेबल्स कैसे क्रिएट होगी, आपस में इंटरलिंक कैसे होगी, एंड मैपिंग्स का मतलब जो हमने कॉन्स्टेंट या फिर जो मैपिंग्स हमने पढ़े थे उसके बारे में यहाँ पे जो है मैं छोटा सा रिवाइजेशन देता हूँ कि डेटाबेस के ऊपर किस तरह के रूल्स अप्लाई होंगे, कनेक्टिविटी का लेवल क्या रहेगा, ठीक है, किस तरह के स्ट्रक्चर को डेटाबेस फॉलो करेगा। यानी कुल मिलाकर के ओवरऑल लुक जो है डेटाबेस का, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए, वो जो है यहाँ से अप्लाई किया जाता है। तो ये डीबीए खुद मैनेज करता है। इसके लिए डीबीए जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को यूज़ करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे उसे एक प्रोसेसर मिला है अलग से, जो कि डीडीएल प्रोसेसर कहलाता है। ये 2 हिस्सों को मिला के बना है। पहला डीडीएल स्टेटमेंट एंड डीडीएल कंपाइलर। डीडीएल स्टेटमेंट हर वो कमांड जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने अप्लाई किया है डेटाबेस के ऊपर, वो सब स्टेटमेंट्स है, वो सारे कमांड्स, क्वेरीज, वो सब स्टेटमेंट्स है, उन्हें कंपाइल किया जाता है ताकि डेटाबेस जो है, डेटाबेस की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, वो इस स्टेटमेंट को अपने हिसाब से जो है समझ सके। यानी सिंपल सा डीबीए ने स्टेटमेंट पास किए, वो कंपाइल होकर के आगे फॉरवर्ड होंगे। तो ये जो प्रोसेसर पार्ट हो गया, ये डीबीए के लिए हो गया। सेम प्रोसेसर पार्ट जो है प्रोग्रामर्स के लिए भी होता है, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जो यहाँ से पास किए जाते हैं, वो ये है डीएमएल प्रोसेसर, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, टेबल्स वगैरह बनाना, मेन स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना, चेंजेस करना, ऑथेंटिकेशन ग्रांट करना, परमिशन वापस रिवोक कर देना, ये सारी चीज़ें यहाँ से होती है। तो ये डेटा डेफिनेशन में आ गया। इनके बनने के बाद में इस यहाँ से जो स्ट्रक्चर बना, उसमें अगर कुछ मैनिपुलेशन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, मेंटेन करके रखना है, कुछ अपडेट करना है, तो ये सारे पार्ट्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू होता है। जैसे कि यहाँ पे कमांड हो जाएगा क्रिएट टेबल। अब यहाँ पे हो सकता है इंसर्ट डेटा या अपडेट डेटा या मॉडिफाई डेटा। जो टेबल में डेटा इंसर्ट, अपडेट, मॉडिफाई हो रहा है, वो यहाँ से कंट्रोल होगा डीएमएल प्रोसेसर से। तो इसके भी सेम 2 पार्ट हैं, पहला डीएमएल स्टेटमेंट, दूसरा डीएमएल कंपाइलर। जो प्रोग्रामर्स जो है, जो भी कमांड्स, क्वेरीज जो पास करेंगे, वो डीएमएल स्टेटमेंट के अंदर कंसीडर होते हैं, एंड कंपाइलर उस स्टेटमेंट, उस कमांड को डेटाबेस के हिसाब से जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। देखिए, कंपाइलर क्या होता है, ये डेटाबेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। कंपाइलर का मतलब होता है लैंग्वेज को जो है सोर्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना। सपोज जैसे किसी को इंग्लिश नहीं आती है, अब उसके सामने कोई डॉक्यूमेंट आ गया जो इंग्लिश में लिखा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी ऐसे पर्सन के पास जाएगा जिसे इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश पढ़ के उसको उसकी मदर टंग में जो है कन्वर्ट करके बता देगा। सपोज जैसे खाली मुझे हिंदी आती है और मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो इन डेट केस मेरे पास अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आया तो मैं किसी ऐसे पर्सन के पास ले जाऊंगा जिसे हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, तो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के मुझे हिंदी में समझा देगा, एंड वापस जो भी मुझे आउटपुट उस पर देना है मैं उसे हिंदी में बताऊंगा, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो ये काम कंपाइलर का होता है, जो कि एक्चुअली कमांड्स या स्टेटमेंट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से कंपाइल करते हैं, एंड देन वापस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आने वाले आउटपुट को वापस यूजर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं।
अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की तो मोस्ट ऑफ ये इंग्लिश में ही होता है और मशीनी लैंग्वेज या फिर जिसे हम मशीन लैंग्वेज 0-1 या बाइनरी लैंग्वेज हम बोलते हैं, इनके बीच का ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का रोल ही नहीं है, यूजर की तरफ से लैंग्वेज जाती है इंग्लिश और वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है एंड देन मशीन से वापस कन्वर्ट होकर के यूजर की इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो ये काम कंपाइलर का होता है। तो ये DML प्रोसेसर हो गया प्रोग्रामर्स के लिए। अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं, वो हो गया एंड यूजर, जिन्हें हम यूजर्स भी बोलते हैं। यूजर से डायरेक्ट अपनी क्वेरी जो है पास ऑन करता है, फाइंड, सर्च, अपडेट, मॉडिफाई, डिलीट, रिमूव, इस तरह की जो क्वेरीज हैं जो कस्टमर जो यूजर जो होता है एंड यूजर वो है जो अप्लाई करता है। ATM का मैं आपको एग्जांपल दूं, हम जाकर के ATM को डायरेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, कार्ड इंसर्ट, देन एंटर अमाउंट एंड देन चेक बैलेंस, प्रिंट रिसिप्ट, ये सब हम डायरेक्ट क्वेरीज पास कर रहे हैं, तो हम एंड यूज़र हो गए। उस ATM मशीन के सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने वाले जो है वो हो गए प्रोग्रामर्स, जिनको बैंक ने हायर किया है, और बैंक खुद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया है, ठीक है। तो तीनों ही डेटाबेस को अलग अलग तरीके से एक्सेस करेंगे। तो एंड यूज़र को जो प्रोसेसर जो मिलता है वो है क्वेरी प्रोसेसर। इसके अंदर इंटरेक्टिव क्वेरी सेगमेंट और क्वेरी कंपाइलर होता है, यानी कि जो भी क्वेरी यूजर ने पास करी है, ठीक है, उस क्वेरी को सबसे पहले ये पार्ट जो है एक्सेस करके देखेगा क्या ये एक सही फॉर्मेट में दी हुई क्वेरी है या नहीं है, जिस तरह के कमांड एंड यूजर ने दी है क्या उसको उसकी परमिशन है या नहीं है। इसीलिए यहाँ पे इंटरेक्टिव क्वेरी लिखा गया है। इंटरेक्टिव का यहाँ पे अगर हम मीनिंग निकाला है, क्वेरी का वो फॉर्मेट जो कि एंड यूजर को परमिशन दी गई है। सपोज जैसे ATM के अंदर हमें हमारा बैलेंस चेक करना, हमारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चेक करना, पैसा निकालना, या फिर जो है क्या बोलते हैं पेमेंट, आजकल तो पेमेंट ट्रांसफर का भी ऑप्शन आ गया है ATM में। तो ये परमिशंस हर एक सिंगल यूजर को दी हुई है, लेकिन कोई भी यूजर किसी और यूजर की इन्फॉर्मेशन ATM से नहीं निकाल सकता है। तो ये कैसे पता लगा कि सपोज जैसे मैंने बैलेंस चेक बैलेंस के लिए मैंने अप्लाई किया और मैंने कार्ड इंसर्ट किया किसी और का, और मुझे उसका बैलेंस चेक करना, कार्ड इंसर्ट करते उसके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन शो होती है, मुझे जो है वहाँ पे उसका बैलेंस चेक करना, तो उसके लिए मुझसे पिन मांगेगा। अब मेरे पास पिन ही नहीं है, अगर मैं पिन दे ही नहीं सकता तो यहाँ पे इंटरेक्टिव क्वेरी जनरेट नहीं होगी, यानी कि कार्ड की डिटेल्स मिल गई है डेटाबेस को लेकिन उसको पिन नहीं मिला है, तो क्वेरी कंप्लीट नहीं हुई, ये एक इंटरेक्टिव क्वेरी नहीं बना, तो आगे परमिशन डिनाइड हो जाएगी। लेकिन अगर मेरा खुद का कार्ड है तो मुझे पिन पता ही होगी, तो कार्ड इंसर्ट किया, फर्स्ट पार्ट क्वेरी डाली, सेकंड पार्ट, दोनों कंबाइंड होकर के एक इंटरेक्टिव क्वेरी बनी। उसके बाद में जैसे ही मैंने आगे क्या मुझे करना क्या है, तो भाई मुझे बैलेंस चेक करना है, तो मैंने चेक बैलेंस पे क्लिक किया, तो ये कंप्लीट क्वेरी हो गई और ये क्वेरी यहाँ पे कंपाइल होने के लिए आ गई, और कंपाइल होने के बाद में ये आगे जाएगी। तो ये जो है एंड यूजर का पार्ट है। तो इन शॉर्ट 3 अलग अलग तरह के यूजर 3 अलग अलग तरह से एक्सेस करते हैं। DBA जो है वो डेटाबेस स्कीमा या मैपिंग से अप्लाई करता है, यूजर्स जो है अपनी क्वेरी से अप्लाई करते हैं, और प्रोग्रामर्स जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को राइट करते हैं या फिर जो है कंट्रोल या मैनेज करके रखते हैं, ठीक है। और इन तीनों को ही पहले प्रोसेसर मिले होते हैं एंड यूजर डेटाबेस के अंदर, DML प्रोसेसर, क्वेरीज प्रोसेसर एंड DDL प्रोसेसर, जिनके अंदर पहले स्टेटमेंट को जो है रेक्टिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस तरह की क्वेरी आई है या क्या स्टेटमेंट आया, देन उसको मशीन लैंग्वेज में कंपाइल करके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब ये तीनों आगे जाती कहाँ, अगर हम देखें तो DML प्रोसेसर और क्वेरीज प्रोसेसर आपस में इंटरलिंक्ड है, यानी ये आपस में डेटा इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इनके थ्रू होते हुए इन दोनों का ही डेटा जो है वो आता है सिस्टम कैटेलॉग में, और DDL प्रोसेसर का भी डायरेक्ट सिस्टम कैटेलॉग में आता है या फिर डेटा डिक्शनरी, जिसे मेटा डेटा भी बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इज डेटा डिक्शनरी या फिर कैटेलॉग या मेटा डेटा? इट्स डेटा अबाउट डेटा। हम मेटा डेटा पे अलग से पूरा वीडियो और बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करें, ये एक इंडेक्स की तरह हो गया। क्यों? क्योंकि डेटाबेस बहुत वास्ट होता है, उसका कलेक्शन बहुत वास्ट होता है। तो अगर जो भी क्वेरी जहाँ से भी आई है वो डेटाबेस के किस हिस्से में जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किस हिस्से की इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे डेटा डिक्शनरी या सिस्टम कैटेलॉग काम में आता है, जो ये आइडेंटिफाई करता है कि इन तीनों में से जो भी रिक्वेस्ट आई है वो डेटाबेस के किस हिस्से को, किस पार्ट को, किस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए कह रही है और किस तरह की क्वेरी दे रही है। तो यहाँ पर जो है ये उसको डिसाइड करके देन आगे फॉरवर्ड करती है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद के डेटाबेस के किस पार्ट में जाएंगे, अगर हम देखें ये लाइन जा रही है, देखिए ये वाली दिस वन, ये बायडायरेक्शनल, ये आ रही सेकंड सेगमेंट, इस थर्ड सेगमेंट में। ये सेगमेंट जो है ये एक्चुअली में अब जाकर के क्वेरी के ऊपर वर्क करना शुरू करेगा, क्योंकि अब उसको ऑथेंटिकेशन हो चुका है, उसको ये पता लग गया किस पार्ट में जाना, उस पर वर्क करना शुरू करेगा। तो ये हमने यहाँ लाइन देखें, ये देखिए ये एक बायडायरेक्शनल एरो मैंने बना रखा है। तो यहाँ से डेटा सीधा आता है ऑथराइजेशन कंट्रोल के अंदर। ऑथराइजेशन कंट्रोल मतलब तीनों में से किस पार्ट से आई है उसका ऑथराइजेशन वेरीफाई होगा, चेक होगा, उसके बाद में ही क्वेरी प्रोसेस होगी आगे। तो ऑथराइजेशन कंट्रोल से आता है कमांड प्रोसेसर में। कमांड प्रोसेसर मतलब किस तरह की क्वेरी दी गई है, क्या वो डेटाबेस को सपोर्ट कर रही है और वो किस यूजर के प्रॉम्प्ट से आई है, ये बहुत मायने रखता है। अगर एंड यूजर क्रिएट टेबल का कमांड दे देगा तो यहाँ पे जो है वो डिनाइड हो जाएगा,
उसी तरह से प्रोग्रामर्स जो है अगर वो DDL लैंग्वेज के कमांड्स दे देंगे तो वो भी डिनाइड हो जाएंगे, लेकिन अगर DBA चाहे तो वो इन तीनों के कमांड्स दे सकता है क्योंकि उसके पास राइट्स है। तो ऑथराइजेशन कंट्रोल और कमांड प्रोसेस एक्चुअली यही काम करते हैं। एक तो ये पहले ये रेक्टिफाई करते हैं कि जिस भी सेगमेंट से या जिस पर्सन की तरफ से लॉगिन किया गया है, जो रिक्वेस्ट मांगी गई है, क्या वो ऑथोराइज है, उसको परमिशन मिली हुई कि नहीं, और साथ के साथ किस तरह के कमांड उसने जो है रिक्वायर्ड जो उसने पास ऑन किए हैं, क्या इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है, ये कमांड प्रोसेसर में डिफाइन होता है। अब कमांड प्रोसेसर से पहले वो जाता है इंटीग्रिटी चेकर में। इंटीग्रिटी क्या होती है, इसके ऊपर हमारा वीडियो पहले से आ चुका है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। डेटाबेस के अंदर जिस भी तरह का डेटा है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है, उसकी लॉन्ग लाइफ या उसकी ड्यूरेबिलिटी, ये सब इंटीग्रिटी चेक जो है डिफाइन करता है ताकि डेटाबेस को किसी तरह का नुकसान न हो। तो यहाँ से इंटीग्रिटी चेकर से वापस पास ऑन होने के बाद फिर से कमांड प्रोसेसर दे दिया जाता है क्वेरी ऑप्टिमाइजर में। नाउ व्हाट इज क्वेरी ऑप्टिमाइजर, ठीक है। मैंने आपको हमारे पिछले वाले वीडियोज़ में क्वेरीज के एग्जाम्पल देकर के बताया था, जैसे क्रिएट टेबल वेयर डेटा इज इक्वल टू दिस 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 दिस, इस तरह से। तो क्वेरी ऑप्टिमाइजर उसमें से एक्सेस पार्ट को रिमूव कर देगा, वो सीधा पकड़ेगा क्रिएट टेबल, ठीक है, एंड देन नाउ फील्ड नेम पकड़ेगा एंड हिसाब से टेबल क्रिएट कर देगा, एक्स्ट्रा सिंबल्स, एक्स्ट्रा जो भी लिखा हुआ वो सब उसको हटा देगा। उसी तरह से अगर एंड यूजर अप्लाई करता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड देन टेबल का नाम दे देता है, यानी कि इस टेबल का सारा डेटा में शो करो, तो यहाँ पे जो है क्वेरी ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, सेलेक्ट एंड देन टेबल नेम बस, और आगे देखिएगा अगर स्टार लगा हुआ है तो सारा डेटा, बाकी फ्रॉम और एक्सेस चीज़ें हटा देगा। इन शॉर्ट क्वेरी ऑप्टिमाइजर एक्सेस पार्ट को रिमूव कर देता है ताकि डेटाबेस को कीवर्ड्स पकड़ने में आसानी रहे। देन यहाँ से डेटा वापस कमांड प्रोसेसर से पूरी तरह से कंप्लीट होकर के देन आगे आता है ट्रांजैक्शन मैनेजर में। ट्रांजैक्शन मैनेजर ये डिसाइड करता है कि जब रियल डेटाबेस के साथ, फिजिकल डेटाबेस के साथ में एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई जो है कमांड करने की या फिर कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है तो वो ट्रांजैक्शन बिल्कुल एक्यूरेट हो, जिस तरह से होने चाहिए उसी तरह से हो। कैसे, देखिए इसको ऐसे समझिए, घर पे पानी का टंकी लगा हुआ है, उससे पानी आपको नीचे वॉशरूम में चाहिए तो आप पाइपलाइन लगाएंगे तो पानी वहीं से आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने उधर से कनेक्शन किया, इधर से आप नल खोल रहे हैं तो बिजली के पाइपों में भी पानी जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्यों, पहले से ट्रांजैक्शन रूट डिसाइड कर रखा है। तो सिमिलर चीज़ ट्रांजैक्शन मैनेजर ये तय करता है कि जो भी क्वेरीज आएंगी, जिस भी तरह से आएंगी, वो किस रूट के थ्रू या किस मेमोरी मैप को फॉलो करते हुए डेटाबेस तक जाएगी, ये ट्रांजैक्शन मैनेजर कंट्रोल करता है। प्लस जो मांगा गया है वही फॉरवर्ड करना है, एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन ना जाए, ये रेस्ट्रिक्शंस भी ट्रांजैक्शन मैनेजर अप्लाई करता है। ट्रांजैक्शन मैनेजर इसको फॉरवर्ड करता है शेड्यूलर को। अब ये शेड्यूलर क्या चीज़ है, ये हमने भी फर्स्ट टाइम जो मतलब इस वीडियो में हमने इंट्रोड्यूस किया है। मैं बताता हूँ शेड्यूलर होता क्या है। डेटाबेस किसी एक यूज़र के लिए काम नहीं कर रहा होता है, एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर इसे एक्सेस कर रहे होते हैं। तो सब जो क्वेरी पास ऑन करते हैं उनको एक शेड्यूल बना करके टाइम स्लॉट दिया जाता है, पहले ये क्वेरी होगी, फिर ये वाली क्वेरी, फिर ये वाली क्वेरी, फिर ये वाली क्वेरी, तो ये शेड्यूल बनता है। हालांकि ये सब होता बहुत फास्ट है, ठीक है। एक ही बैंक के मल्टीपल एटीएम पर मल्टीपल लोग एक साथ उस बैंक के डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं, पर कभी किसी को टाइम डिले महसूस नहीं होता। क्यों, क्योंकि प्रोसेसिंग बहुत सुपर फास्ट स्पीड से होता है। लेकिन ये काम एक्चुअली शेड्यूलर करता है, ये सेंट्रलाइज लेवल पे वर्क करता है। देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये और ये फिजिकल डेटाबेस, ये हमारा सेंट्रलाइज पार्ट है। सेंट्रलाइज मतलब ये तीनों पोर्शन वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी हो सकता है, और यूजर तो एंड यूजर के तो मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं, लेकिन ये सब आकर के सेंट्रलाइज पोर्शन से जुड़ते हैं जो डेटाबेस के ऊपर, जहाँ सिंगल सर्वर पर हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है। तो शेड्यूलर का काम भी यही हो गया कि मल्टीपल जगह से आने वाली रिक्वेस्ट को टाइम स्लॉट के हिसाब से शेड्यूल करना, ताकि किसी भी यूजर को टाइम डिले फेस ना करना पड़े। तो ये काम होता है शेड्यूलर का कि कौन सा इनपुट प्रोग्राम के डेटाबेस के पास जाएगा एंड देन उससे कौन सा आउटपुट जो जनरेट होकर के बाहर आएगा। ये इसको पास ऑन करता है रिकवरी मैनेजर एंड बफर मैनेजर। ये देखिए ये अलग से पूरा ब्लॉक बना हुआ है ना। व्हाट इज रिकवरी मैनेजर एंड व्हाट इज बफर मैनेजर, हमने डेटाबेस के अंदर पढ़ा था। डेटाबेस के अंदर किसी भी तरह के बैकअप को इजीली होल्ड किया जा सकता है, बैकअप जो है लगातार लिया जाता है, डेटाबेस को रिकवर किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे रिकवर मैनेजर इंट्रोड्यूस किया गया। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी क्वेरी गई और जो भी डेटा पास ऑन हुआ उसकी एक टेम्परेरी कॉपी रिकवरी मैनेजर के पास हमेशा रहती है, ताकि कभी भी डेटा अगर लॉस होता है या फिर अगर किसी भी तरह से डेटाबेस को नुकसान पहुंचता है तो रिकवरी मैनेजर अपनी कॉपी के थ्रू डेटाबेस की ओरिजिनल कंडीशन को बता सकता है कि ये इसका एक्चुअल स्टेटस था। तो ये रिकवरी मैनेजर के थ्रू प्रोसेस होता है। एक और चीज़ आपने कभी कभी देखी होगी, ऑनलाइन आप कोई जैसे फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, अचानक क्या होता है आपका पेज जो है लोड होना बंद हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, या तो बैक जाते हैं या फॉरवर्ड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अगर आप बैक जाते हैं तो एक मैसेज लिखा हुआ आता है कि बैक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल करी थी वो फिर से रिलोड होगी। क्या आप ये रिलोड करना चाह रहे हैं, तो अपन यस कर देते हैं, ठीक है। तो सिस्टम को कैसे पता कि भाई बैक करने से वापस वही प्रोसेस फॉलो होगा, रिकवरी मैनेजर ये शो करता है कि भाई ये प्रोसेस तो हो चुका है, आप रिलोड करके ये प्रोसेस वापस रिवोक कर दो, फिर इस प्रोसेस को आप रन करवाना चाह रहे हो।
तो कुछ कुछ इसी तरह का काम जो है रिकवरी मैनेजर का रहता है। बात करते हैं बफर मैनेजर की। देखिए बफर वर्ड आप सबके लिए भी नया नहीं होगा। बफर का मतलब होता है कोई भी जो ट्रांजेक्शन हो रहा है डेटाबेस या कोई भी क्वेरी इधर उधर जा रही है, कुछ भी रिक्वायरमेंट की गई है, उसको एक्चुअल में सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो वक्त लगता है, अपलोड होने में जो वक्त लग रहा है, आपके सामने आने में जो टाइम वो यूटिलाइज कर रहा है, वो बफरिंग टाइम कहलाता है। तो बफर मैनेजर ये इंश्योर करता है कि सभी यूजर्स को जो है इक्वली जो है फैसिलिटीज़ मिले, किसी को कम या किसी को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। लेकिन एक्चुअली में बफर मैनेजर का सबसे बड़ा अगर हम रोल देखें, किस यूज़र ने किस तरह के एक्स से जो है एंटर किया। अगर डीबीए ने एंटर किया तो बफर मैनेजर उसके थ्रू आने वाली क्वेरीज को कम से कम बफरिंग टाइम में जो है प्रोसेस कर देगा। प्रोग्रामर्स के थ्रू आने वाली उनको थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी, एंड यूज़र को थोड़ी सी कम प्रायोरिटी मिलती है। कम प्रायोरिटी क्यों? कम प्रायोरिटी मतलब ऐसे नॉट लाइक कि अभी बाकी सबके मुकाबले, बल्कि डीबीए और प्रोग्रामर्स के मुकाबले थोड़ी कम प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से आ जाते हैं, कंट्रोल डिपार्टमेंट से आते हैं, तो इनकी क्वेरी को हाथों हाथ रन करना जरूरी है ताकि कोई चेंजेस भी होने वाला हो तो आपको पता लग जाए। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, अगेन वही पीवीआर का एग्जाम्पल कि आपने कोई मूवी टिकट बुक कराया है, ठीक है, अब वो अपडेट हो रहा है, यानी उसमें लगातार आपको जो करंट एक्सेस मिल रहा है, लगातार हर सेकंड जो डेटाबेस अपडेट हो रहा है आपको अपडेटेड वर्जन दिख रहा है। तो वो अपडेट हो कहाँ रहा है? इनके थ्रू ही तो हो रहा है। तो अगर इनकी प्रायोरिटी को परमिशन, इनके जो कमांड्स को अगर प्रायोरिटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? आप तक भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डिले पहुंचेगी। इसीलिए इनके कमांड्स को पहले प्रायोरिटी मिलती है, एंड यूजर के कमांड्स को सेकेंडरी प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन बफर मैनेजर कुल मिलाकर के ये तय करता है कि किसी भी तरह की क्वेरी को कितना टाइम लगने वाला है, उसने जो अमाउंट ऑफ डेटा मांगा है उसको ये कॉपी कैसे जनरेट होगी, सारे प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा, ये सब कुछ बफर मैनेजर कंट्रोल करता है। जब इस वाले पूरे ब्लॉक से आपकी क्वेरीज पास हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, देन उसके बाद में वो फिजिकल डेटाबेस तक पहुंचती है। फिजिकल डेटाबेस जो एक्चुअली में हमारा डेटाबेस वहाँ पे स्टोर किया हुआ रखा हुआ है, उसके अंदर भी हम देखें तो फिर से यहाँ पे भी कुछ पार्ट हैं। सबसे पहला सिस्टम कैटेलॉग, डेटा डिक्शनरी, देन डेटा फाइल्स एंड इंडेक्स फाइल। अब ये क्या है? यहाँ आने के बाद वापस पहले यहाँ जाएगा कि भाई फिजिकल डेटाबेस में इस क्वेरी को, ये जो क्वेरी है ये पास ऑन होकर के इसको जाना है डेटाबेस के सपोज जैसे डेटाबेस के लोअर सेक्शन में जाना है सपोज जैसे, तो क्या होगा? यहाँ पे सिस्टम कैटेलॉग डिसाइड करके फाइंड आउट करके बताएगा कि भाई वो फाइल्स पड़ी कहाँ पर हैं। ठीक है, उन फाइल्स के ब्लॉक में जाएगा। सपोज वो फाइल्स मेमोरी के इस वाले हिस्से में यहाँ रखी हुई है, तो वो यहाँ का एड्रेस इनको पास ऑन कर देगा। अब वो पहले जाएंगी इंडेक्स फाइल्स में। ना वाई इंडेक्स फाइल्स? क्योंकि मल्टीपल फाइल्स है, तो इंडेक्स फाइल्स के थ्रू उसको अब एक्सेस एक्चुअली लोकेशन मिल जाएगी। कैसे? देखिए उसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू देता हूँ। आपको सपोज क्या करना है कि आपको इंडिया के अंदर एक एड्रेस सर्च करना है, तो आपको डेटाबेस हो गया इंडिया। अब आप इंडिया के अंदर आप कहाँ पे आए? स्टेट में आए, स्टेट हो गया राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान में आप कहाँ पे आए? सिटी में आए, सिटी हो गया उदयपुर। अब उदयपुर में भी मल्टीपल जो है एरियाज हैं, तो यहाँ से एक तरह से समझ लीजिए कि ये एरिया की लोकेशन दे रहा है, ये एरिया की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उस एरिया में जाकर के भी आपको वापस हाउस नंबर चाहिए या बिल्डिंग नंबर चाहिए। ठीक है, तो बस उसी तरह से यहाँ पे आकर के डेटाबेस के किस एरिया में वो डेटा पड़ा हुआ है, किस लोकेशन में वो डेटा है, वहाँ से उसका एक्यूरेट फाइल नंबर क्या है, तो उसके लिए हमें इंडेक्स फाइल को एक्सेस करना पड़ता है। कितना भी जो फाइल्स हैं, ठीक है, उन सब का सीक्वेंस नंबर क्या है, वो जो इंडेक्स है उस इंडेक्स को एक्सेस करना पड़ता है। ठीक है, ताकि जो डेटाबेस फाइल हम एक्यूरेट उसी तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि डेटाबेस के अंदर भी डेटा जो है अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट में स्टोर होता है, सेगमेंट को फाइल ही बोला जाता है। ठीक है, तो उस फाइल तक पहुंचने के लिए आपके पास एक्यूरेट उसका इंडेक्स नंबर होना चाहिए। तो इन शॉर्ट यहाँ से होने के बाद में पहले आएगा वो लोकेशन ट्रेस करेगा, लोकेशन में जाने के बाद में उस फाइल के इंडेक्स नंबर के थ्रू फाइल का नंबर फाइंड आउट करेगा या जो भी नेम है, देन वहाँ से जाने के बाद में वो जो है डेटा फाइल जो है उसको फाइनली एक्सेस करेगा, एंड देन वापस रिवर्ट ऑपरेशन होकर के जो भी यूजर का, जिस भी यूजर का जो भी क्वेरी था वहाँ तक उस तक आउटपुट जो है वापस पहुँचेगा। तो ये पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसके थ्रू डेटाबेस वर्क करता है। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ देख ली है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे एक और चीज़ है रन टाइम डेटाबेस मैनेजर। अभी रन टाइम डेटाबेस मैनेजर क्या है? देखिए क्या होता है, जैसे सपोज डेटाबेस चल रहा है, सपोज आप पीवीआर का डेटाबेस यूज़ करो, अचानक क्या होता है डेटाबेस जो है ब्लॉक हो जाता है, आपको कुछ भी अपडेट नहीं शो हो रहा है, बल्कि आप एकदम से लॉग आउट हो गए हो। ठीक है, रन टाइम पे इनमें से या इनमें से किसी ने भी कोई क्वेरी पास ऑन किया है तो डेटाबेस को होल्ड पर डाल दिया गया है, तो ये रन टाइम क्वेरी है। इसी के साथ साथ रन टाइम का मतलब ये भी होता है कि भाई अर्जेंटली बेसिस पे किसी कमांड को अपडेट या किसी के एक्सेस को रोकना। आपने मूवीज़ में अक्सर देखा होगा कि फला फला जो है वो पर्सन जो है वो डेटाबेस को एक्सेस करके हैक करने की कोशिश करता है, उसकी परमिशन डिनाइड कर दो। तो ये रन टाइम पे चल रहा है, यानी कि नॉर्मल यूजर के लिए डेटाबेस नॉर्मल कंडीशनिंग में वर्क करता है, पर कोई अगर डायरेक्ट लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एंटर करके प्रोग्राम को चेंज करना चाह रहा है, डेटाबेस पे एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो सारा रन टाइम डेटाबेस मैनेजर हैंडल करता है। ये समझ लीजिए एक तरह से एक शॉर्टकट है किसी जगह पहुंचने का डेटाबेस में कहीं पे भी, लेकिन इसके ऊपर वापस से पूरा प्रोसेस अप्लाई होता है। एक बार क्वेरी रन हो जाएगी लेकिन उसकी फाइल जनरेट होगी, एंड देन अगर उस फाइल में कुछ भी ग्लिच या कुछ भी ऐसा महसूस होता है
तो जो है DBA तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और वो उस कमांड को, उस ट्रांजेक्शन को जो है ब्लॉक कर सकता है। तो इन शॉर्ट ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस हमने दिखाया है डेटाबेस का, कैसे यूजर्स के थ्रू उनकी क्वेरी उनके प्रोसेसर के थ्रू होते हुए सिस्टम कैटेलॉग से फॉलो करके इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए फाइनली फिजिकल डेटाबेस तक पहुंचती है एंड देन वहाँ से वापस रिवर्ट होकर के यूजर तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये तो हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पे एरोस के सिंबल्स पे हमेशा फोकस कीजिएगा, वो बाई डायरेक्शनल है या वन डायरेक्शनल है। ठीक है, ये जैसे वन डायरेक्शनल है यानी क्वेरी इस प्रोसेस में इस फॉर्मेट में जाएगी, ये वन डायरेक्शनल इस तरफ जाएगी, ये वन डायरेक्शनल इस तरफ जाएगी। यहाँ हम देखें ये एरोस बाई डायरेक्शनल है, यानी कि यहाँ पे क्वेरी जो है लगातार यूजर उनके साथ में इंटरेक्ट कर रहा है। अगर हम इधर देखें प्रोग्रामर्स की तरफ, ठीक है सॉरी, अगर हम इधर देखें सेकंड वाले पोर्शन में जो हमारा प्रोसेसिंग ब्लॉक है और सिस्टम कैटेलॉग है, इसमें भी बाई डायरेक्शनल एरो, ताकि ये एक ही रन टाइम पे दोनों तरफ से कमांड्स ले भी रहे हैं और आउटपुट भी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इधर देखें सिस्टम कैटेलॉग से प्रोग्रामर्स की तरफ वन डायरेक्शनल, इसका मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने अगर किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन या चेंजेस अप्लाई किए हैं तो प्रोग्रामर तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है, लेकिन प्रोग्रामर उसको रोक नहीं सकता या उसके ऊपर कोई सजेशन रन टाइम पे नहीं दे सकता है, क्योंकि ये वन डायरेक्शनल है। हाँ, वो बाद में चाहे तो क्वेरी सेक्शन में जाकर के क्वेरी जनरेट करके जो है मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शनल रहता है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें तो ये बाई डायरेक्शनल है, यानी कि वन टाइम में एक ही टाइम पे रन टाइम पे दोनों तरफ से कमांड इनपुट आउटपुट दोनों हो रहा है। लेकिन जहाँ पे भी सिंगल डायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल एरोज है, मतलब कि एक बार में एक ऑपरेशन यहाँ से आएगा वन टाइम में इनपुट एंड देन यहाँ से होने के बाद में फिर वापस आउटपुट जाएगा, एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। तो ये बाई डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल जो है इस डायग्राम में आपको जो है एक्चुअली में डेटा फ्लो को शो करने के लिए बताए गए हैं। और वैसे जैसा मैंने अपने डेटाबेस से रिलेटेड ज़्यादातर वीडियोस में आपको बताया है कि डेटाबेस के अंदर हमेशा एरोज के ऊपर फोकस कीजिएगा। बाई डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल एरोज डेटा फ्लो को दिखाते हैं। जैसे ER डायग्राम में हम सिर्फ लाइन्स यूज़ कर रहे हैं कनेक्टिविटी के लिए, अगर हम एरोज बना दें तो एरोज बनते ही वो डेटा फ्लो को दिखाते हैं। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम डेटा फ्लो डायग्राम और CFD कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, और वहाँ जाकर के आपको ये एरो और लाइंस के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको जो है डेटाबेस का पूरा फंक्शनिंग या ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई सजेशन, कोई फीडबैक, कोई डाउट या कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप इसी तरह के वीडियोज़ को देखना चाह रहे हैं। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाए हैं उनका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियोस के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।